दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। यहाँ पर हम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है हमारा ये चैनल है जो टारगेट एग्जाम ओनली, ये शेयर कीजिए ताकि वो भी 90% मार्क्स जो है पा सके डीएलएड में। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। यहाँ हमारी सुबह 10 बजे क्लास होती है, ये हमारी साइंस की क्लास होती है। इसके बाद सुबह 11 बजे क्लास होती है, ये इंग्लिश की क्लास होती है। उसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है, ये हमारी होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये यूडीओ फर्स्ट की क्लास होती है। उसके बाद शाम को 5 बजे क्लास होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये यूडीओ 2 की क्लास होती है। ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपके लिए सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। अब आपके लिए राजन सीरीज लेके आए हैं और इस राजन सीरीज का आज हम पार्ट 4 करेंगे, जिसमें मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहे हैं। कल हमने पार्ट 3 किया था। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी बाकी की क्लासेस देख सकते हैं। अगली क्लास हमारी 6 बजे होती है, ये हमारी हिंदी की क्लास होती है और उसके बाद लास्ट क्लास होती है हमारी 9 बजे होती है, ये हमारी मैथ की क्लास होती है। सभी क्लासेस में लगभग सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए क्या प्रैक्टिस सेट लाए गए हैं राजन सीरीज के, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लासेस लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड प्रश्न पत्र की प्रिपरेशन करा रही हूँ और इस सब्जेक्ट का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इस वीडियो 2 भी कहते हैं। आइए देखते हैं राजन सीरीज का पार्ट कौन सा है। ये हमारा पार्ट 4 है। कौन सा है? पार्ट 4। ये हमारा पार्ट 4 है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कौन सा है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो संपूर्ण साक्षरता अभियान लाया गया था उसकी विशेषताएं क्या थी, देखते हैं क्या है इसकी। ये आपको 16 में पूछा गया प्रश्न है। इस अभियान की सफल पूर्णता जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी। ठीक है, जो जनता की अभिप्रेरणा और सहयोग था उस पर आधारित थी। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या है? सेकंड पॉइंट इसमें है संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका क्या है? उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य केवल बच्चों की संख्या में वृद्धि करना ही नहीं है, जो हमारे लक्ष्य हैं उन सभी को क्या है? प्राप्त करना है। थर्ड इसमें क्या है? थर्ड है यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुख है। ठीक है, सभी के सहयोग से जो है ये लाई गई जो अभियान है संपूर्ण साक्षरता अभियान। आइए देखते हैं अगला इसका क्या है। अगला पॉइंट इसका है संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों की अनुमति प्रदान की जाती है। जो संपूर्ण साक्षरता अभियान संचालित किया जाता है इसमें जिला स्तर पर क्या है? पंजीकृत समितियों का क्या अनुमति ली जाती है। इसमें फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या है? इसमें फिफ्थ पॉइंट है इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति जो है सर्व करके ही की जाती है। मतलब उसको पूरा करके ही इन लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा है प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशय है। जो सर्वसुलभता ये दिया है वर्ड, इसका मतलब क्या मतलब है देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता को प्रथम सुविधा है। सर्वसुलभता क्या है? प्रथम सुविधा है। विद्यालय का घर के निकट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सके। और क्या है? प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होना चाहिए। चाहे कितना भी छोटा गांव हो, कितना भी पिछड़ा गांव हो, लेकिन उसमें क्या है? प्राथमिक विद्यालय जरूर होना चाहिए और वो हमारे बच्चों के क्या है? आसपास ही होना चाहिए, जिससे वो विद्यालय जाने में उन्हें असुरक्षा ना हो और वो कम समय में विद्यालय पहुंच पाए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है। तो क्या आशय इसका? प्राथमिक विद्यालय में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक तथा बालिका की अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही क्या कहते हैं? सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए सर्वव्यापी मूल्यांकन किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पर यही कहेंगे जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, बालक बालिका को अनिवार्य रूप से क्या है? प्रवेश दिलाना क्या है? सर्वव्यापी मूल्यांकन है।
अब आगे चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है। क्या है छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है? जो स्कॉलरशिप है वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। क्या है? छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को देन छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा संबंधित नहीं है, मतलब प्रतिबंधित नहीं है। मतलब 1 से 6 तक के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। अगर वो किसी भी आयु सीमा का बच्चा है उसे क्या है छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है, मतलब सारी योजना है हमारी ये इसके द्वारा की जाती है, ये हमारी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राज्य सरकार जो होती है वो छात्रवृत्ति वितरण करती है। अगला देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। जो समाज का कार्य क्या है वो यहाँ पर लिखना है। ये आपको 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा उन संस्थाओं को चलाने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान करना। क्या है? वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है मूल्य का अर्थ लिखिए। जो मूल्य है उसका अर्थ बताना है। तो मूल्य का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी हो जाए। ठीक है, किसी व्यक्ति का जो जीवन है वह उसके गुणों के कारण क्या है महत्वपूर्ण हो जाए, सम्मानीय हो जाए और उपयोगी हो जाए, यही क्या होता है मूल्य होता है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? बाल अपराध के बिंदु हमें बताने कितने होते हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें होता है भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना होना आदि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। मतलब कि जिसके कारण बाल अपराध होते हैं वो ये कारण हैं। इनकी वजह से जो है बाल अपराध हमारे देश में हो रहे हैं। गरीब अगर बच्चा है तो उसके साथ भी बाल अपराध होगा, और भूखा है तो अपनी भूख के लिए कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा, और उचित वातावरण ना मिलता है तो भी क्या है बाल अपराध होता है। बच्चों के अपराध से संबंधित है ये। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन है बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा खोला गया था। बनारस संस्कृत कॉलेज किसके द्वारा खोला गया था? ये हमारा खोला गया था डंकन के द्वारा, जो मैंने आपको क्वेश्चन ऊपर बताया था। और कब खोला गया था? 1791 में खोला गया था। जोनोवाल डंकन के प्रयासों से खोला गया था बनारस संस्कृत कॉलेज। ये आपसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था। मैकाले से रिलेटिव आपको क्वेश्चन अति में, बहुविकल्पीय में, सभी में कहीं ना कहीं पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मैकाले के बारे में, वहाँ पर मैंने इसके विवरण पत्र के बारे में डिटेल में बताया है। आप वहाँ से इसकी फुल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका विवरण पत्र कब प्रस्तुत हुआ था। ये हमारा 2 फरवरी 1935 में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा लिखना नहीं होता। जितना पूछा है उतना ही लिखना। अगर एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपका टाइम भी बर्बाद जाएगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी। वुड कंपनी के आधार पर शिक्षा नीति कब आई थी? ये हमारी आई थी 19 जुलाई 1854 में जो है शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर की गई थी। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। 11 नंबर है शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? ये जो कोटेशन दी गई है, ये वर्ड बोले गए हैं, ये किसके हैं?
तो ये हमारे किसके हैं, ये हमारे प्लेटो के हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं डीएलएड में और एजुकेशन में, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी आपको एक कोटेशन दे दी जाएगी, उसमें आपको राइटर का नाम बताना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और आप लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए। हम कैसा पढ़ा रहे हैं आप बता सकते हैं, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से नई तरीके से अपनी क्लास को ला सकें। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। मतलब हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो कब प्रारंभ होती है। ये हमारी होती है 6 से 14 वर्ष तक की जब हमारी आयु होती है, तब जो होती है हमारी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल संविधान में क्या निहित किया गया है। ठीक है, तो क्या निहित किया गया है, यहाँ पर निहित किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है। ठीक है, जो हमें अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का क्या है, एक मूल अधिकार बना दिया गया है। ये इसे हमें किस भाग में रखा गया है, ये हमारे भाग 3 में रखा गया है। और आपसे पूछा जाए संविधान के कौन से अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, तो वहाँ पर अनुच्छेद 21A आएगा। ठीक है, ये 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, जो कलकत्ता में मदरसे खोला गया था उसकी स्थापना किस डेट में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। ये आपसे 17 और 18 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, हमारे प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, हमारे देश में जो आया था, प्रथम गवर्नर जनरल के पद पे आया था और इसी ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मिशन स्कूलों की 4 विशेषता बताइए। मिशन स्कूल जो होते हैं उनकी विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं। ये भी आपसे 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पहली इसकी विशेषता क्या है, मिशन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मिशन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है। जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं वो कौन से स्कूल, उनके लिए कौन से स्कूल खोले गए हैं, उनके लिए हमारे स्कूल खोले गए हैं मिशन स्कूल। ठीक है, ये हमारे ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उस टाइम जो है खोले गए थे। और आज भी कुछ आपने देखे होंगे, कुछ स्कूल अभी भी हैं जो मिशन स्कूल हैं। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, लेकिन अब क्या है, अब इसमें क्या है, केवल ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, इसमें हम सभी धर्म के जो बच्चे जो हैं पढ़ सकते हैं मिशनरी स्कूलों में। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म से रिलेटिव कोई स्कूल या विद्यालय चलाया जा रहा हो। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, इसका थर्ड पॉइंट है, मिशन स्कूलों में विद्यालय का समय निश्चित होता है। ठीक है, विद्यालय का समय क्या होता है, निश्चित होता है। बाकी तो सभी में निश्चित समय होता है, लेकिन इसमें भी जो समय होता है वो निश्चित होता है। अगला देखते हैं 4 पॉइंट क्या है। इसमें 4 पॉइंट है, मिशन स्कूलों में रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता है। ये तो सभी में रहता है अवकाश रविवार को, तो इसमें भी क्या है, अवकाश रहता है। ये भी सेम आपकी चीज़ है, ये भी समय निश्चित होता है सब में। बस यहाँ पे यहाँ पर एक चेंजेस है कि ईसाई धर्म को शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये ऐसा पहले था, लेकिन ये ऐसी शिक्षा जो थी पहले दी जाती थी। अब हमारे धर्म से रिलेटिव ऐसे कोई शिक्षा नहीं दी जाती है किसी भी स्कूल में, कि उस स्कूल में मुस्लिम से आधारित दी जा रही है या ईसाई धर्म से आधारित दी जा रही है। अब सब स्कूलों में समान शिक्षा दी जा रही है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है, SOPT का पूरा नाम क्या है। SOPT का नाम है स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ये हमारा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसी जो है आपको नाम से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप NCERT, SOPT, SCERT, इनसे रिलेटिव जो है फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। इसके लिए मैं आपको एक जो है क्लास लेके आऊँगी जिसमें केवल आपको क्या है, सारी फुल फॉर्म एक जगह ही मिल जाएंगी। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पी मोस्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपको 15 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है
और अन्य तरीके से कैसे पूछा जा सकता है पी मोस्ट का क्वेश्चन कि पी मोस्ट कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए। इसके आपके कार्यक्रम भी पूछे जा सकते हैं। देखते हैं इसके क्या कार्यक्रम है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं। तो पी मोस्ट सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। पी मोस्ट क्या है? ये हमारे टीचर्स के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है, ठीक है। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को क्या है, उन्नतशील बनाना है, कि ऐसे अध्यापक तैयार करना है जो प्राथमिक विद्यालय को क्या है, उन्नतशील बना सके। इस पी मोस्ट का जो है उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों में दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताइए। ये मैं आपको बहुत बार क्वेश्चन करा चुकी हूँ और ये क्वेश्चन जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपसे बहुत ही पूछा जाता है, तो हर बार इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। ये आपको 18 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में ही पूछा जा सकता है। कभी कभी तो आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर का है, कि उसमें जो है आपको जो लघु में भी दिया गया है और अति लघु में भी दिया गया है ये क्वेश्चन। देखते हैं इसके वस्तुएं क्या हैं। अध्यापकों को विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पी मोस्ट के द्वारा होता है। और क्या है, लघु औजार किट और गणित किट हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, इसमें आप ऐड कर सकते हैं फर्नीचर हो गया, पट्टी हो गई और डस्टर हो गया, हमारा चौक हो गया, और जो क्या होती है और प्राथमिक उपचार किट हो गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है। जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना लाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को बाहर निकालकर तथा और उनका क्या है, पुनर्वास करना है, ठीक है। उनको क्या है, इस जीवन से बाहर निकलना है। जो बच्चे क्या हैं, खतरनाक जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उनमें काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का यही उद्देश्य है कि उन बच्चों को वहाँ से निकाला जाए और उन्हें क्या है, प्राथमिक शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, उनका पुनर्वास करना, उन्हें इस खतरनाक जगहों से क्या है, बाहर निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में बताइए कि मतलब क्या था, उसकी नीतियाँ क्या थी। यहाँ पे आपसे कई क्वेश्चन बनते हैं कि शिमला सम्मेलन किस डेट में आया था, तो 1901 में आया था। और शिमला शिक्षा सम्मेलन किसके द्वारा लाया गया था। इसमें आपको और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो वहाँ पे आपको आंसर में कर्जन बताना पड़ेगा। अब देखते हैं इसकी क्या क्या नीतियाँ थी, ठीक है। इस शिमला शिक्षा सम्मेलन के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है, और शिक्षा सुधार कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए क्या है, इसको किया गया था, इसको लाया गया था सम्मेलन को, ठीक है। जो शिक्षा के सुधार के कार्य थे उनको व्यावहारिक रूप जो है प्रदान करने के लिए लाया गया था। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया था, देखते हैं क्या कहा गया था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें पैटर्न ने दिया था, तो क्या पैटर्न था, 10+, देखते हैं क्या पैटर्न था इसमें, 10+2+3 का पैटर्न था। और कब शिक्षा व्यवस्था में लाया गया था, ये लाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में लाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो है बिना बोझ के नाम का शीर्षक किसकी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के नाम शीर्षक किसकी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी।
शिक्षा बिना बोझ के नाम शीर्षक किसकी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी? ये मैंने आपको कई बार बताया क्वेश्चन है और ये आपको याद होगा। ये हमारा किया गया था यशपाल समिति द्वारा। उनका शीर्षक था कि शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया जाता है? किस बैंक की वित्तीय सहायता से किया जाता है? तो हमारा ये किया जाता है विश्व बैंक की सहायता से DPEP कार्यक्रम संचालित किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है, NCFTE 2009 क्या है? ठीक है, NCFTE क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। ठीक है, यह शिक्षक शिक्षा का प्रोग्राम तथा योजना है जो क्या है, आगामी वर्ष में भारत में आ सकती है। ठीक है, आ सकती है। इसमें आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि NCFTE क्या है, और ये मतलब कि किस सन में आया था? 2009 में आया था। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के लिए था। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं? NPRC जो होता है वो किसका प्रमुख होता है? ये क्या होता है? संकुल प्रभारी होता है। क्या होता है? संकुल प्रभारी क्यों होता है? NPRC होता है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? ये ग्राम प्रधान होता है। इसमें आपसे अध्यक्ष जो लोग होते हैं उनकी संख्या पूछी जाए तो इसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं। अध्यापक होता है और ग्राम प्रधान होता है, और क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, 3 पेरेंट्स। और 3 पेरेंट्स में हमारी एक जो होती है महिला इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में, ग्राम शिक्षा समिति के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। आप मेरी क्लास में जाके, आप हमारे चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो देख सकते हैं मेरी बाकी की क्लासेस। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? ठीक है, कौन होता है? प्रधान अध्यापक होता है। और अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, BRC का पूरा नाम क्या है? BRC का पूरा नाम क्या है? ब्लॉक संबंधित केंद्र है। क्या है? ब्लॉक संबंधित केंद्र, जो ब्लॉक के तहत जो है हमारे विद्यालयों का संचालन देखता है कि कैसे वहाँ पे एक्टिविटी होती है, क्या करिकुलम हो रहा है, क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, टीचर्स कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सब देखना क्या है? ब्लॉक संबंधित केंद्र जो होते हैं, बने हुए होते हैं हमारे ब्लॉक में, वही देखते हैं। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या नाम है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हमारा डाइट का नाम है। ठीक है, और डाइट के बहुत सारे कार्य मैंने आपको बताए हैं जो हम डीलेट कर रहे हैं। ये भी क्या है? हमारी डाइट के द्वारा होता है। हमारा रिजल्ट जो जारी होता है, CTET UPTET जो भी, ये भी हमारी डाइट के द्वारा जारी होता है। और स्कूलों का जो संचालन होता है वो भी क्या है? डाइट के द्वारा ही किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, NPRC का पूरा नाम क्या है? क्या है आपका? NPRC का पूरा नाम क्या है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ठीक है, जो न्याय पंचायत से रिलेटिव, हमारा शिक्षा से रिलेटिव है, तो क्या है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ये क्या थी? 1992 हमारी क्या थी? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। और इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्सेस के नाम से जानते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्सेस 1992 के बारे में जानते हैं। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। उसमें संशोधन करने के लिए ये जो शिक्षा नीति लाई गई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इससे पहले आप मेरी क्लास को लाइक कर दीजिए। आप एक भी लाइक नहीं करते हैं, मुझे बाद में पता चलता है कि किसी ने भी लाइक नहीं किया है, ना क्लास को देखा है। अभी आप नहीं देखेंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं पा सकेंगे। आप इस एजुकेशन को और अन्य सब्जेक्ट को क्या है? सीरियसली लीजिए। जैसे आप मैथ और साइंस को प्रॉपरली देख रहे हैं, वैसे ही आप एजुकेशन को भी देखिए, आप इंग्लिश भी देखिए और संस्कृत भी और हिंदी भी देखिए। क्योंकि अगर आप इन सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलेंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं पा सकते हैं DLED में। केवल पासिंग मार्क्स तो सभी ले आते हैं। ऐसे स्कोर बनाइए ना कि जो आपको किसी को बताने में भी शर्म ना आए और अच्छा लगे कि हाँ देखिए DLED में हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। और आप जब इतनी फ़ीस दे रहे हो, 3-3 4-4 साल का ये कोर्स कर रहे हो, तो इसमें क्या है? अच्छी परसेंटेज भी होना ज़रूरी है। तो इसमें देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 33 नंबर क्वेश्चन है, यशपाल समिति का गठन कब हुआ था?
कि यशपाल समिति का गठन कब हुआ था। ये हमारा हुआ था 1992 में हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा लाई गई थी, ये हमारी यशपाल द्वारा लाई गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल जी का ये कि शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी। तो ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, ये की थी 1993 में की गई थी। और ये आया कब था यशपाल समिति, ये आया था 1992 में आया था 1992 में, और रिपोर्ट आई थी 1993 में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, न्यूपा के अध्यक्ष कौन होता है। जो न्यूपा का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, का अध्यक्ष कौन होता है। तो न्यूपा का अध्यक्ष होता है अवकाश प्राप्त आईएएस। जो आईएएस अधिकारी होता है, जो अवकाश प्राप्त होता है, वो क्या होता है, न्यूपा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं, और हमारे क्वेश्चन हमने 4 पार्ट में किए हैं। आप हमारे सारे पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी क्लासेस शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना 90% प्लस मार्क्स का जो है टारगेट कंप्लीट कर सकें, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमें फीडबैक दें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। ओके, धन्यवाद।